हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का आज जो है राजनीति विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट, या बोल सको कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को पूरी देखा करें। आप लोग क्या करते हैं, आधे क्लास को देख कर चले जाते हैं, जिससे नुकसान मेरा नहीं आपका होना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है आज का कि सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। अब सोवियत संघ के टुकड़े किस प्रकार हुए थे इसको बताना हमको। तो पहला क्या है कि देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि गोर्बाचेव का महासचिव बनना। मार्च 1985 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद पर मिखाइल गोर्बाचेव का चयन हुआ, जिन्होंने देश में सुधार की श्रृंखला का श्री गणेश किया था। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था कि 1985 में जो था वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कदम उठाए थे। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए थे। सेकंड क्या है कि आज़ादी हेतु आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1988 में आज़ादी हेतु लिथुआनिया में आंदोलन शुरू हुआ। जो सबसे दो सोवियत संघ में सबसे पहले आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो 1988 में 88 में लुधियाना में आंदोलन शुरू हुआ था, जो कालांतर में एस्टोनिया तथा लताविया में भी तेज गति से विस्तृत हुआ। ठीक है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ था तो लुधियाना से हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ चल के कहाँ तक गया था तो एस्टोनिया तथा लताविया तक ये इसकी गति जो है वो चलती रही थी, रुका नहीं था ये। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट बोल रहा है कि सोवियत संगठन। अब क्या बोल रहा है, सोवियत घोषणा कब हुई थी। तो अक्टूबर 1990 में सोवियत संघ द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद है। ठीक है, मतलब जो सोवियत संघ के साथ जितने भी 14 देश थे, ठीक है, एक तो खुद रूस, ठीक है, जो उसका प्रतिनिधि कर रहा था सोवियत संघ का वो, और साथ में 14 देश जो उसके जुड़े हुए थे, वह सभी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अपना देश बना सकते हैं, वो खुले हैं बिल्कुल। ठीक है, स्वतंत्र है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, लुधियाना द्वारा आज़ादी की घोषणा। मार्च 1990 में लुधियाना सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करके गणराज्य के पहले अलग होने वाले राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। सबसे पहले उससे अलग कौन हुआ था, तो लुधियाना हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। किससे, सोवियत संघ से अलग हुआ था। ठीक है, अगला है पांचवा है कि रूसी संसद द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई थी। तो सन 1990 में रूसी संसद द्वारा सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय लेकर आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हम लोगों को इसको करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है भैया कि शाक थेरेपी क्यों किन्हीं 3 परिणाम को लिखिए। देखो शाक थेरेपी होता क्या है। शाक थेरेपी इजी सा होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना है। मतलब आप पहले तो किसी को मार दीजिए, ठीक है, ठीक है, उसको मतलब घात कर लीजिए, घायल कर दीजिए आप, उसके बाद उसका उपचार कर दीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आघात पहुंचाकर उसको उपचार करना। ठीक है, शाक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस तरह शाक थेरेपी का अभिप्राय धीरे धीरे बदलाव न करके एकदम से आमूलचक परिवर्तन के प्रयासों का थोपना है। शाक थेरेपी के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। 1990 में अपनाई गई शाक थेरेपी लोगों को उपभोग के उस चरमोत्कर्ष तक ले जा पाई जिसका उसने वादा किया था। शाक थेरेपी से जहां संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई, वहीं लोगों को भयंकर बर्बादी से होकर गुजरना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूस का नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा कर जो है वो गिर गया था। ठीक है, धराशायी हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शाक थेरेपी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में आश्चर्यजनक गिरावट हुई। देश में मुद्रास्फीति इतनी बड़ी कि जमा पूंजी भी डूब गई। मतलब जो सरकार के पास जो कोष था वो भी इसमें डूब गया था। प्राचीन व्यापारिक ढांचा छिन्न भिन्न होकर हुआ, लेकिन उसकी जगह कोई नवीन वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। हालांकि आर्थिक बदलावों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे पर्याप्त संस्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका जिस प्राथमिकता से पहले होता आ रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए। तो 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि यह क्रांति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई तथा समाजवादी आदर्शों एवं समान तुलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत पर लादने का एक बड़ा प्रयास था। सोवियत प्रणाली को बनाने वालों ने ऐसा करने हेतु राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक उपयोगिता दी थी। सोवियत राजनीतिक
प्रणाली की आधारशिला है। वहीं वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष को पनपने का कोई मौका ही नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए सोच पढ़ने समझ में आप लोगों को मतलब कोई एक था कि वहाँ की जो पार्टी थी उसने किसी अन्य पार्टी को पनपने का मौका नहीं दिया था। ठीक है, जिसके कारण क्या था कि वहाँ पे जो है विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं ऊपर करता हूँ इसको। चलो अगला क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कि सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण अथवा दोष लिखिए। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप से नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता आ रहा था, अतः वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई और जनसाधारण का जीवन लगातार मुश्किलों द्वारा होता चला गया था। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई और पाश्चात्य देशों से अत्यधिक पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। मतलब जो है हथियारों के आयात निर्यात में क्या किया था सोवियत संघ ने भैया, काफ़ी अधिक मात्रा में जो है पैसा लगा दिया था। ठीक है, फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ में समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। मतलब जो सरकार थी उनका जितने भी दल थे, ठीक है, शासकीय और गैर शासकीय जितने भी दल थे, उन सभी के ऊपर किसका नियंत्रण था, तो वहाँ की सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, और दल वहाँ की जनता के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। मतलब जो सरकार, जो पार्टी जो थी, जो सत्ता में थी, वो जो है लोगों के प्रति, मतलब वहाँ की जो जनता है, मनुष्य है, उनके प्रति जो था उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला, सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था तथा शेष 14 गणराज्य के नागरिक स्वयं की अपेक्षा एवं दबा हुआ मानते थे। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ मतलब रूस को छोड़ के बाकी 14 देश जो उसमें शामिल थे ना, वो अपने आप को दबा हुआ या नीचा मानते थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन है पांचवा, क्या बोल रहा है कि यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। अब देखिए यूरोपीय यूनियन देश के प्रमुख जो है उद्देश्य क्या क्या है, तो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि यूरोपीय शब्दों में एक समान विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना। मतलब यूरोप के सभी देश जो यूरोपीय यूनियन संघ के सदस्य हैं उन सभी में एक समान विदेशी नीति का पालन किया जाएगा, ये पहला ही नियम था। ठीक है, दूसरा क्या है, यूनियन की एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। मतलब जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी में एक समान नागरिकता की शुरुआत करना था। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, यूरोपीय शब्दों में सामाजिक तथा आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, न्यायिक एवं आंतरिक नीतियों में सदस्य शब्दों के बीच उचित तालमेल विकसित करना था। मतलब जो सदस्य देश है ना उनके बीच में और सोवियत से जो यूरोपीय यूनियन समूह है उन सभी के जितने भी देश उसके सदस्य उन सभी के बीच में क्या करना था, संबंध को स्थापित करना था। अब पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण करना जिससे सदस्य राष्ट्रों में एक मुद्रा का परिचालन किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्य देशों में यूरो साक्ष्य मुद्रा के रूप में चल रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आसियान संगठन के संबंध में आप क्या समझते हैं। तो आसियान क्या है, तो आसियान है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है। ठीक है, राष्ट्र देखो क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जिसे आसियान अथवा आसियान कहा जाता है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से, क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के सहयोग करने के लिए, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक एसोसिएशन असैनिक संगठन का निर्माण किया। ठीक है, निर्माण किया। बैंकॉक में एक संधि पत्र क्या सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया। बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके किया। ठीक है, मतलब एक बैंकॉक में क्या किया था इन लोगों ने, एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन सभी लोगों ने क्या किया था कि एक जो है पत्र था, ठीक है, उसको जो है सिग्नेचर करके उसको हम बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से उस पर साइन करके ये लोग एक जो है संगठन की स्थापना, इन्होंने आसियान के संगठन की स्थापना की थी और इन 5 देशों ने सबसे पहले उसकी सदस्यता हासिल की थी। ठीक है, अब इनके नाम दिए हैं कि ब्रुनई है, वियतनाम है, ये कब कब जुड़े थे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा इसका अध्यक्ष भी महासचिव होता है। कौन इसका अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है। मतलब हर एक देश को हर 2 वर्ष के लिए जो है इसका पद दिया जाएगा। साथ तथा देश के चुनाव का आधार अकरादी क्रम है। ठीक है, सचिवालय के ब्यूरो निदेशक तथा अन्य पदों, देखो अन्य पदों की भर्ती 3 वर्ष बाद होती है। अभी तक आसियान के 39 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनई में 26-28
अक्टूबर 2021 में हुआ है। वर्तमान में लिए जाक हुई बुनेई आसियान के महासचिव पद पर जो है आसीन है। ठीक है बेटा, हम लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज क्लास में, क्योंकि आपको वापस ये लर्न भी करना होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को क्लास की लिंक जरूर रिकमेंड आप लोग कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।